नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 8 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका and third in all Americas to get the malaria-free certificate from the World Health Organization in recent years. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स सही है। तो दोस्तों रिसेंटली न्यूज आया था, एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। एल साल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एंड द थर्ड इन ऑल अमेरिकाज टू गेट द मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है। वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूरा लेक्चर है, देख लीजिए हमारे चैनल में। मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू ए कंट्री व्हेन द चेन ऑफ इंडिजिनियस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हैज बीन डिसरप्टेड नेशन वाइड फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। देखो दोस्तों, कोई भी कंट्री में जितने भी WHO का मेंबर्स है, उन कंट्रीज में WHO एक क्राइटेरिया रखा है। क्या रखा है कि कॉन्सिक्यूटिव 3 साल कोई मलेरिया का केस अगर नहीं रिपोर्ट किया तो उस कंट्री को मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसी तरह एल साल्वाडोर जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उनको ये मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट रिसेंटली मिला है। अब देखो, पूरा अमेरिका में देखोगे ना, और भी 2 कंट्री है। एक है पराग्वे जिसको 2018 में मिला था, और एक है अर्जेंटीना 2019 में मिला था। ये जो पराग्वे एंड अर्जेंटीना जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री है, बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट। अब WHO का और एक इनिशिएटिव है हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव। ये मलेरिया के अगेंस्ट एक इनिशिएटिव है। एक्चुअली इंडिया भी एक मलेरिया फ्री कंट्री नहीं है, इंडिया में भी मलेरिया केसेस आते रहते हैं, पर लास्ट 3 to 4 ईयर्स देखोगे ना, केसेस काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। इसके रिलेटेड भी एक न्यूज़ हमने रिसेंटली कवर किया था। वैसे देखो, ये जो हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव है ना, इंडिया में 4 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया है। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। कब से? जुलाई 2019 से। ये जो 4 स्टेट ना दोस्तों, इन 4 स्टेट में मलेरिया काफ़ी रिपोर्ट हुआ था। अब देखो कौन कौन से मलेरिया है या मलेरिया पैरासाइट से जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन्स को। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, पी विवैक्स, पी ओवाल, पी मलेरिया। तो बेसिकली P4 प्लाज्मोडियम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन एडिशन पी नोलोसी, ए टाइप ऑफ मलेरिया दैट नेचुरली इन्फेक्ट्स मैकाकूस इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑल्सो इन्फेक्ट्स ह्यूमन्स, कोजिंग मलेरिया दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिट होने वाला एक मलेरिया पैरासाइट है जो है पी नोलोसी, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन साइड में मैकाकूस को अफेक्ट करता है। मैकाकू मतलब एक टाइप का लंगूर है, ठीक है, बंदर बोल सकते हो आप। तो ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा पी नोवेल्सी करके। वैसे और नॉर्मली देखा जाएगा तो 4 टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स है, जो मैंने बोला, पी फैल्सीपैरम, पी विवैक्स, पी ओवाल एंड पी मलेरिया। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है दोस्तों, माफ कीजिएगा। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं? मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू ए कंट्री व्हेन द चेन ऑफ इंडिजिनियस ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज हैज बीन डिसरप्टेड नेशन वाइड फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? अदर 2 अमेरिकन कंट्री के बारे में मैंने अभी भी बोला था आपको, पैराग्वे और अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। एंड हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव, ये इंडिया में भी है। मैंने आपको बोला 4 स्टेट्स में, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे 4 स्टेट्स में ये जो हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव है जो मलेरिया के अगेंस्ट है, वो इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, recently FSSAI issued an order on setting the permissible limit for genetically modified organisms in imported food crops. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये जो न्यूज आया है इसके बारे में। FSSAI issued an order. FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स, चाहे वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे वो कहीं से इंपोर्ट कर रहा हो, इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली फरवरी 8 को एक ऑर्डर पास किया था। क्या? इन्होंने
जितने भी इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स है ना, देखो दोस्तों, हम बाहर से फूड क्रॉप्स जो इंपोर्ट भी करते हैं जब हमें कम पड़ता है, या कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो हमारे इंडिया में उगते नहीं है, वो बाहर से मंगवाते हैं। तो इस तरह की क्रॉप्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जो लिमिट है वो 1% से नीचे होना चाहिए करके एक ऑर्डर पास किया। अब आप सोचोगे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है। देखो दोस्तों, कुछ क्रॉप्स में जेनेटिक इंजीनियर्स जो है क्रॉप्स के डीएनए को म्यूटेशन करा के इसका यील्ड अच्छा करने के लिए, उसके और वेराइटीज बनाने के लिए इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसका जो लिमिट है फूड क्रॉप्स में, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसमें 1% से नीचे होना चाहिए करके एफएसएसआई ने एक ऑर्डर पास किया। पर देखो, कई सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है या कई सारे साइंटिस्ट जो है हमारे इंडिया में, इन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें बोला आप जो 1% बोल रहे हो ना, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्लोबली इसकी क्राइटेरिया देखोगे ना, 1% भी बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए करके बोला। अब देखो, इट अमाउंट्स टू एन एडवोकेसी ऑफ 0% ऑफ जीएमओ इन फूड एंड सम अदर कंज्यूमर। कई सारे कंट्रीज में जो जीएमओ प्रेजेंस है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का जो प्रेजेंस है फूड क्रॉप्स में, वो 0% होना चाहिए करके है, क्योंकि काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है। पर एफएसएसआई ने रिसेंटली जो ऑर्डर पास की, इन्होंने बोला जितना हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें 1% तक हो सकता है, जबकि वो 1% भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, जीएमओ रेगुलेशन इंडिया क्या है, इंडिया में भी जीएमओ रेगुलेशन है। क्या है? टास्क ऑफ रेगुलेटिंग जीएमओ लेवल्स इन इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स वाज इनिशियली विद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। देखो दोस्तों, एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। इनके पास एक काम था कि जब भी आप फूड कंज्यूमेबल्स इंपोर्ट कराते हो उसमें कितना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ये चेक करते थे ये। पर जब से 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट पास हो गया, इसके बाद एफएसएसएआई बना, तब से ये जो काम ये करता है, हमारा एफएसएसएआई करता है। ठीक है, तो अभी के लिए जीएमओ लेवल्स कौन चेक करता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एफएसएसएआई करते हैं। अब देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ इधर, लैबोरेटरीज इन इंडिया कैन डिटेक्ट एज लिटिल एज 0.01% प्रेजेंस ऑफ जीएमओ इन फूड। देखो, अगर 0.01% भी होगा ना, वो भी निकाल सकते हैं। हमारे इंडिया में जो लैबोरेटरीज है वहां ऐसे फैसिलिटीज है। आप देखो हमारे स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑर्डर सेज द परमिसिबल लिमिट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स इज एट 1%। ठीक है, तो 1% ये एफएसएसए का ऑर्डर है। दूसरा क्या है, टास्क ऑफ रेगुलेटिंग जीएमओ लेवल्स इन इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स इज विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। अब देखो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इनके पास था, पर अभी ये काम करता है एफएसएसएआई, हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 से। लैबोरेटरीज इंडिया कैन डिटेक्ट एज लिटिल एज 0.01%, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है क्या। देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल फैसिलिटीज वो होता है जहां हम इंडिया में क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। क्रूड ऑयल को स्टोर क्यों करेंगे? क्रूड ऑयल को इसलिए स्टोर करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कभी ज्यादा कभी कम इस तरह चेंज होते रहते हैं, और कभी कभी कुछ भी क्राइसिस से अगर हमारे इंपोर्ट जो, क्योंकि 84% हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, ये बात तो आपको पता है। अब देखो, हम इंपोर्ट करने के बाद इसको स्टोर करके रखते हैं। अभी के हिसाब से इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज 3 है, मतलब एक विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, पदूर में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु एंड पदूर जो है कर्नाटका में। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वेस्ट कोस्ट में और ईस्ट कोस्ट में हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटी है, जहां हम क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इंडियाज करेंट नेशनल कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज रीच्ड 74 days आफ्टर द एडिशन ऑफ 3 लोकेशंस। देखो, अभी के हिसाब से हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल स्टोरेज जो है 74 days का कैपेसिटी। इसका मतलब यह है कि अगर 74 days तक हमारे देश में ऑयल इंपोर्ट नहीं हुआ तो 74 days तक हम इसको संभाल सकते हैं, मतलब 74 days के लिए हम चला सकते हैं जितने भी हमारे देश में है। ठीक है, तो हमारी टारगेट जो है वो 90 days बनाने का है। अब ये 3 न्यू लोकेशंस जिसमें कई सारे फैसिलिटीज है, उसका कमीशन के बाद
74 डेज का पहुंच गया, और भी इंक्रीज करने की सोच रहे गवर्नमेंट। अब देखो, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसोर्स लिमिटेड, यही है वो एजेंसी जो स्टोरेज फैसिलिटीज का काम करते हैं। ये गवर्नमेंट ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है, हैज एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च फैसिलिटीज विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स एट दिस 3 लोकेशंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। अब इसमें लिखा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसके बारे में कई बार आपको मैं बताया हूं। तो देखो दोस्तों, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब वो होता है, कोई भी एक कंपनी, मान लो वो कंपनी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एक सेपरेट एजेंसी एस्टैब्लिश करते हैं, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए बनाता है। इसमें व्हीकल लिखा है, ये मत समझिएगा ये कोई व्हीकल है। स्पेशल पर्पस, कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए एक अलग सा कंपनी बनाता है ना, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड वो एजेंसी है जिसको, जो ये स्टोरेज का मॉनिटर करता है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इज गिवन टू द इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, in the first phase of storage development, ISRPL has built the underground rock caverns at विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पदूर। देखो दोस्तों, आप गूगल करोगे ना, अगर सर्च करोगे इमेजेस को, आपको दिखाई देगा अंडरग्राउंड रॉक कार्बन्स, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसको स्टोर कहां करते हैं? सबसे सेफ है दोस्तों अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड केव्स बनाते हैं पत्थरों से, तो पत्थर से जो केव बनाते हैं ना, उसी के अंदर स्टोर करते हैं। जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी से हमारा वो अंडरग्राउंड है, ये भी समझिएगा। विशाखापट्टनम इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये हमें पता है, आंध्र प्रदेश में एक कोस्टल सिटी है विशाखापट्टनम। अदर 2 लोकेशंस मंगलुरु एंड पादूर नियर मैंगलोर एंड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो आप ये भी बोल सकते हो हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटीज है वो वेस्टर्न कोस्ट में भी और ईस्टर्न कोस्ट में भी है। अंडरग्राउंड कैपेसिटी ऑफ द विशाखापट्टनम स्टोरेज इतना है, मैंगलोर का 1.5, पादूर कर्नाटका का 2.5। अब दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। गवर्नमेंट ओडिशा में भी इस तरह की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसोर्स शुरू करने की सोच रहा है, शॉर्टली वो कमीशन भी हो जाएगा। अब इससे जितने भी इंफॉर्मेशन है ना जो पेट्रोलियम स्टोरेज के बारे में, इसके बारे में अलग से एक पीपीटी बना के वीडियो बना के आपको समझाएंगे। अब आप एक क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट 1 क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इज बीइंग मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसोर्स लिमिटेड। बिल्कुल सही, ये जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। Crude oil storages are constructed in underground rock caverns are located on the east and west coast of India। बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला ईस्ट में विशाखापट्टनम है, वेस्ट में मंगलुरु है, पादूर है। तीसरा, इंडिया करंट नेशनल कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज 90 डेज। 90 डेज इंडिया का टारगेट है, पर अभी के लिए कितना दिन है? 74 डेज का इंडिया में स्टोरेज कैपेसिटी है। तो आंसर इस ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली चाइनीज अथॉरिटीज हैव गिवन द गो अहेड टू कंस्ट्रक्ट the first downstream hydropower project on the lower reaches of river Brahmaputra near to Yalung-Zangpo Grand Canyon. Consider the following statements regarding Yalung-Zangpo Grand Canyon which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, चाइनीज अथॉरिटीज जो परमिशन दिया है डाउन स्ट्रीम में, यालुंग-जांगपो का डाउन स्ट्रीम में डैम्स बनाने का, ये न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में कवर किया है। अगर आप देखे नहीं है तो जाके देखिए। अगर आप यूपीसी प्रीलिम्स के लिए सीरियसली तैयार कर रहे हो तो डेली न्यूज़ जो हम कवर कर रहे हैं सुबह हर्षित सर द्वारा, वो कभी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितने भी आपके यूपीसी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट्स में देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 and 3 सही है। सबसे पहले यालुंग-जांगपो ग्रैंड कैनियन के बारे में कुछ देखते हैं। न्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया क्या न्यूज़ आया था। अब देखो, ये जो यालुंग-जांगपो ग्रैंड कैनियन है, ये डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड है। अब देखो, यालुंग-जांगपो मतलब ब्रह्मपुत्रा ही है। ब्रह्मपुत्रा को चाइना तिब्बत रीजन में यालुंग-जांगपो बोलते हैं। अब ये कैनियन डीपेस्ट है, तो मैंने बता दिया दुनिया का सबसे डीपेस्ट कैनियन है यालुंग-जांगपो ग्रैंड कैनियन। इसका डेप्थ जो है 25,000 फीट है और इसकी जो लोकेशन है माउंट नमचा बरवा के पास है। अब देखो दोस्तों, ये माउंट नमचा बरवा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एरिया है ना दोस्तों, देखो ब्रह्मपुत्र ऐसे आके ऐसा एक बेंड होता है, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो ये जो बेंड को ग्रेट बेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बेंड एरिया बोलते हैं। इसी एरियाज में काफी सारे डैम्स बनाए हैं चाइना ने ऑलरेडी, अब ये डाउन स्ट्रीम में भी बनेगा। अब देखो दोस्तों, ये जो माउंट नमचा बरवा वही एरिया जहां से ब्रह्मपुत्रा जो है, नहीं तो यालुंग-जांगपो जो है, ब्रह्मपुत्रा बन के इंडिया में एंटर करते हैं। राइट, ये जो एरिया है हाईली रिमोट है, अनस्पॉइल्ड है। ग्लोब हैज डिस्टिंक्टिव फ्लोरा एंड फोना सच एज टकीन। देखो, फ्लोरा एंड फोना तो
बहुत ही डिस्टिंक्ट है उधर का। और टकीन करके एक गोट लेग मैमल, बकरी जैसे एक मैमल भी एंडेमिक है उस रीजन में ही दिखता है, टकीन करके, ठीक है। ये भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा टकीन कहाँ दिखता है, ये भी आप बहुत बोल सकते हो। और क्या है, ये जो एरिया है यालुंगजांगपो ग्रैंड कैनियन एरिया है, वास्ट साइज ऑफ द रिवर की वजह से मल्टीपल डिफरेंट क्लाइमेट जोन से होता है। कहीं कहीं बहुत ठंड लगेगा आपको, आर्टिक जैसा फीचर्स लगेगा, कहीं कहीं आपको सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर्स भी लगेंगे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, यालुंगजांगपो रिवर इज सो डोंटिंग, इट हैज अर्न्ड द निकनेम एवरेस्ट ऑफ रिवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यालुंगजांगपो को एवरेस्ट ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट इज ए कैनियन अलॉन्ग द यालुंगजांगपो रिवर इन जिंजियांग प्रोविंस। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, जिंजियांग प्रोविंस तो काफी वेस्टर्न चाइना में आता है, और जिंजियांग प्रोविंस आजकल तो हर दिन न्यूज में आता ही रहता है। वैसे ये जो कैनियन है ये कहाँ आता है, चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आता है। इट इज लोकेटेड एट द ग्रेट बेंड ऑफ द रिवर बिफोर एंटरिंग द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। इट इज डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2, 3 and 4। देखो दोस्तों, क्रूड ऑयल का दाम हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये ओपेक एंड ओपेक प्लस ये सब ऑर्गेनाइजेशन आजकल न्यूज में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। तो आंसर इज 2, 3 and 4 है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान। इक्वाडोर तो नहीं है, कतर भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, ओपेक मेंबरशिप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कितने कंट्रीज है, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। तो इतने कंट्रीज है ओपेक में, और एक ओपेक प्लस भी है दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। मैंने एक्चुअली हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले सीरीज में ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में काफ़ी अच्छी तरह डिस्कस किया हर्षित सर ने, अगर देखे नहीं है तो वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें। अब देखो दोस्तों, इसमें इक्वेटोरियल गिनिया से रिलेटेड एक न्यूज़ सुबह की न्यूज़ में है, एक डिसास्टर हुआ है गिनिया में, तो वो भी देख लीजिएगा। वैसे इक्वेटोरियल गिनिया न्यूज़ में तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो इतने सारे कंट्रीज है ओपेक में। हमारा आंसर इज ऑप्शन सी 2, 3 and 4। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। आंसर इज ऑप्शन डी 97%। आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो इधर खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्यूज़ को बढ़ाना है दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। लेक्चर के पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। हमारे चैनल द्वारा बनाया जितने भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस की पीपीटीज है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।